हेलो बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं आपसे बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एंड लाइक एटम, एटम्स या कहें आयंस के लिए। तो जो बोर्स मॉडल है, जो नील बोर साइंटिस्ट है, उसने जो कंसिडर की थी लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल की, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेचर ऑफ स्पेक्ट्रा, और अपना ये मॉडल उसने प्लैंक्स थ्योरी पर बेस्ड दिया था। तो उसका जो मॉडल है, यानी बोर्स का जो मॉडल है, वो प्लैंक्स थ्योरी बेस्ड है, यानी प्लैंक्स की जो क्वांटम थ्योरी है उस पर बेस्ड है। इसीलिए इसको हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं। इस मॉडल को हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं। देन बोर्स कंसीडर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल बोर्स ने सबसे पहले लिमिटेशन जो रदरफोर्ड की थी उसको कंसीडर किया। कौन कौन सी? जैसे स्टेबिलिटी ऑफ एटम, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेचर ऑफ स्पेक्ट्रा, इन सभी को लिया था। और अपने मॉडल का जो बेस बनाया था वो था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ही प्रपोज्ड his model based on Planck's quantum theory। इसीलिए इसको हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं। इसको हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोल देते हैं। तो जो बोर था उसने कुछ मेजर पोस्टुलेट्स दिए थे। पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी के जो मेजर पोस्टुलेट हैं उसमें सबसे पहला पोस्टुलेट है एटम बहुत स्मॉल है, हैवीली पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है इन द एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट इन द सर्कुलर ऑर्बिट। यानी वही कुछ बात कही थी पहले पॉइंट में, तो जो उसने रदरफोर्ड से सुनी थी या रदरफोर्ड के जो मॉडल में थी, वही पहली स्टेटमेंट उसने दिया। एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी positively charged nucleus in the center। ये पहले बोला उसने। एंड इलेक्ट्रॉन revolves around it in well defined सर्कुलर पाथ। ये उसका सबसे पहला स्टेटमेंट था। फिर सेकंड स्टेटमेंट आया एंगुलर मोमेंटम को लेकर, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में कोई अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसकी कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पर ये एक सर्कुलर
मोशन में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसकी एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, राइट। और इस टेंजेंशियल वेलोसिटी को आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। द एंगुलर मोमेंटम, angular momentum of an electron can have certain, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेफिनेट और डिस्क्रीट वैल्यूज। मतलब बताते हैं अभी इसका। नॉट एनी आर्बिट्ररी वैल्यू, कोई भी वैल्यू नहीं होगी, सर्टेन वैल्यूज होंगी। और एंगुलर मोमेंटम होता है हमारे पास m इंटू वी इंटू आर, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पॉस्टुलेट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है। यानी जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा ऑफ h अपॉन 2 पाई के, जहाँ पर अगर हम देखें m मास है, v वेलोसिटी है, एग्जैक्टली इट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r। h प्लैंक्स कांस्टेंट है और n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट है, यानी ऑर्बिट की वैल्यू आपको 1 2 3 4 5 6 सो ऑन मिलेगी, यानी k शेल l m n इस तरीके से। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n की वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है यानी mvr है, उसकी वैल्यू n की वैल्यू 1 रखें तो h अपॉन 2 पाई आएगी, या फिर 2h अपॉन 2 पाई जिसको हम h अपॉन पाई लिख सकते हैं, या फिर आएगी 3h अपॉन 2 पाई, या फिर आएगी आपके पास 4h अपॉन 2 पाई जिसको आप लिख सकते हैं 2h अपॉन पाई। मतलब आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो फिक्स होंगी, या तो h अपॉन 2 पाई होगी, या h अपॉन पाई होगी, या 3h अपॉन 2 पाई होगी, या फिर 2h अपॉन पाई होगी, एंड सो ऑन। मतलब कि इन दो वैल्यू के बीच में और कोई वैल्यू नहीं है, इन दो वैल्यू के बीच में और कोई वैल्यू नहीं है, इन दो वैल्यू के बीच में और कोई वैल्यू नहीं है। तो जब हमारी किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू डिस्क्रीट होंगी, फिक्स होंगी, इधर दिस वैल्यू और दिस वैल्यू, दिस वैल्यू और दिस वैल्यू, दिस वैल्यू और दिस वैल्यू, तो उनको हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड वैल्यू। इनको हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड वैल्यू। तो डिस्क्रीट का मतलब यहाँ पर ये जो है हमारे पास डिस्क्रीट, इसका मतलब है कि कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू नहीं हो सकती है, और यहीं से हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल लेकर आए, या तो ये वैल्यू होगी या ये वैल्यू होगी, इनके बीच में कोई और वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। थर्ड पॉस्टुलेट, थर्ड पॉस्टुलेट में हम कैलकुलेशन ऑफ रेडियस करेंगे, रेडियस की कैलकुलेशन। रेडियस की कैलकुलेशन के लिए हमें यहाँ दो फोर्सेस को अप्लाई करना होगा। एक तो हो गई हमारे न्यूक्लियस और जिस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन,
इनके बीच में लगेगी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि न्यूक्लियस होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास एक फोर्स तो आएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इनवर्ड फोर्स होगी, अंदर की तरफ लगने वाली फोर्स होगी। और ये फोर्स क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर Q1 अगर हम चार्ज ऑन न्यूक्लियस लें और Q2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ले लें और R इज द रेडियस, यानी इन दो के बीच की दूरी, रेडियस, या आप लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ये ले सकते हैं। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है? हमारे पास है हाइड्रोजन एंड लाइक स्पीशीज है, उन्हीं के लिए ये पोस्टुलेट सारे वैलिड हैं। लाइक स्पीशीज का मतलब ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द शेल, एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर आप हीलियम आयन लेंगे यूनी पॉजिटिव तो भी एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम डाई पॉजिटिव लेंगे तो भी एक इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम ट्राई पॉजिटिव लेंगे तो भी एक इलेक्ट्रॉन है, बोरोन 4 पॉजिटिव लेंगे तो भी एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन 5 पॉजिटिव लेंगे तो भी एक इलेक्ट्रॉन है। यानी सिर्फ ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए वैलिड है, एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक है तो सभी पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होगा, यानी ये तो वैल्यू सब जगह सेम होगी, बट चार्ज ऑन न्यूक्लियस अलग अलग होगा। जैसे अगर हम हाइड्रोजन लें तो एक प्रोटॉन है इसके अंदर, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन। लेकिन दो प्रोटॉन होंगे यानी दो पॉजिटिव चार्ज होंगे और एक इलेक्ट्रॉन होगा किसके अंदर? हीलियम आयन के अंदर। 3 प्रोटॉन होंगे लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज होंगे लिथियम प्लस के अंदर। 4 प्रोटॉन होंगे मतलब 4 पॉजिटिव चार्ज होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा बेरिलियम +3 में। तो अगर हम Q2 की वैल्यू देखें तो सब जगह सेम है। हम अगर चार्ज देखें तो ये Q1 हो गया, ये Q1 हो गया, ये Q1 हो गया, ये Q1 हो गया। अब यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 3 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ 4 पॉजिटिव चार्ज है, 4 पॉजिटिव चार्ज। तो इस वजह से Q1 की वैल्यू अलग अलग होती जाएगी, लेकिन Q2 की वैल्यू सब जगह सेम है। तो अगर हम हाइड्रोजन के लिए लिखें तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू, Q1 के लिए लिखेंगे हम सिर्फ एक प्रोटॉन का चार्ज, Q2 के लिए लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आप हीलियम आयन के लिए लिखेंगे तो यहाँ 2 प्रोटॉन का चार्ज, यानी ये हो गया हमारा Q1, और Q2 एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल है। अगर आप लिथियम आयन के लिए लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3 प्रोटॉन का चार्ज, ये Q1 हो गया, इंटू Q2 एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई आर स्क्वायर, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो हम थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, F इज़ प्रोपोर्शनल टू, यहाँ Z लिख देते हैं, यहाँ E लिख देते हैं, E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई आर स्क्वायर। यहाँ F इज़ प्रोपोर्शनल टू Z लिखेंगे, Z हो गया हमारा 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई आर स्क्वायर। यहाँ हम लिखेंगे F इज़ प्रोपोर्शनल टू Z इंटू ई बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ Z 1 हो गया, यहाँ Z 2 हो गया और यहाँ Z 3 हो गया। थोड़ा और इसको हम लिखें तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू एक प्रोटॉन का चार्ज मतलब E
दूसरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू ई इंटू जेड बाई आर स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं एफ इज प्रोपोर्शनल टू जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज इक्वल टू प्रोटॉन चार्ज, दोनों चार्ज बराबर होता है। हाँ, हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 लिख देंगे। सेम अगर आपको हीलियम आयन के लिए लिखना हो तो अब हम करेंगे f इज प्रोपोर्शनल टू z इंटू प्रोटॉन का चार्ज इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई आर स्क्वायर, और प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर है, तो f इज प्रोपोर्शनल टू z इंटू ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अगर आपको यही लिथियम आयन के लिए लिखना हो तो f इज प्रोपोर्शनल टू z ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ z की वैल्यू कितनी रख देंगे, 2। यहाँ z की वैल्यू कितनी रख देंगे, 3। तो 3 प्रोटॉन हो गए, इनका चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। ये सिर्फ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन इसके साथ साथ जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इनवर्ड फोर्स तो लगी रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन घूमते समय एक आउटवर्ड फोर्स भी लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। and centrifugal force is equal to mv square upon r, and both forces are equal and opposite, इक्वल भी है और अपोजिट भी है। तो अब हम लिख सकते हैं f इज प्रोपोर्शनल टू z ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और दूसरा लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये दोनों इक्वेशन प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ तो पूरा वैल्यू है ही हमारे पास। इस तरीके से बोथ वैल्यूज आर इक्वल, मतलब के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। z किसी भी एटम के लिए कांस्टेंट है फॉर एनी एटम। E भी हमारे पास कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी कांस्टेंट होगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं दैट v स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, या v इज इक्वल टू 1/√r। ये हमारे पास रिलेशन आया। अब इस इक्वेशन से हम रेडियस की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो r इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया। और हमने सेकेंड पॉस्टुलेट में लिखा था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब r की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दें, अगर हम r की वैल्यू, तो हम कैसे इस इक्वेशन को बनाएंगे। तो अब हमें यहाँ इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए क्या करें, देखिए हमें अपनी टर्म में से v भी निकालना पड़ेगा, v स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो अब ये देखिए रेडियस की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। रेडियस की कैलकुलेशन इक्वेशन 1 उठाते हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास r स्क्वायर
इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर इंटू आर बाई एम वी स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया हमारे पास। और एम वी इंटू आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई है। इसी से बना सकते हैं हम आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई इंटू एम इंटू वी। और इसी इक्वेशन से आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारे पास 4 और ये इक्वेशन हो गई 5। अब आप चाहें तो इक्वेशन 4 और 5 को इक्वेट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। तो अब आपके पास रिलेशन क्या आया बच्चों? रिलेशन आया के जेड ई स्क्वायर आर बाई एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर। यहाँ से वी स्क्वायर कट गया, स्क्वायर से एम कट गया, तो आर इज इक्वल्स टू ये आर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई फोर पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया इनटू एक एम बचा, वो भी आ गया। ठीक है। अब r इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर बाई जेड इंटू एच स्क्वायर बाई फोर पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर, के जेड इंटू के ई स्क्वायर एम। ये बच गया। अब इस पूरी रिलेशन को अगर हम फिर से देखें तो r इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर बाई जेड इंटू आर नॉट। ये पूरी वैल्यू हो गई आर नॉट के बराबर। क्यों? क्योंकि इसमें सब चीज़ें कांस्टेंट है। h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34। 4 पाई के इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ ये वैल्यू होती है कांस्टेंट एसआई सिस्टम में। E इज द इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड m इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। और अगर हम इन कांस्टेंट की वैल्यू रखें यानी आर नॉट की वैल्यू रखें तो 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आएगा। या आप लिख सकते हैं आर नॉट इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो हमारे पास रेडियस की कैलकुलेशन हुई जिसको हमें फाइनली अब यूज़ करना है आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, जहाँ आर नॉट की वैल्यू ये रख सकते हैं। इस तरीके से हमें एंगस्ट्रॉम या मीटर में रेडियस कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है मेनली, एंड दिस एज वेल। कभी कभी पूरा फॉर्मूला पूछ लेते हैं। अब हम दूसरे पॉस्टुलेट पर चलते हैं यानी फोर्थ पॉस्टुलेट पर। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं। तो एनर्जी की कैलकुलेशन में जो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, टोटल एनर्जी वो होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है। यहाँ कहीं हम इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन को लेकर आए, ला रहे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का अलजेब्रिक सम यहाँ पर लाकर हमने उसको रोक दिया। यहाँ पर तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, दैट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R। सेम रिलेशन।
तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर, जहाँ Q1 Z इंटू ई हो जाएगा और Q2 E हो जाएगा, R डिस्टेंस होगा। और क्योंकि ये रिलीज एनर्जी है तो हर बार साइन नेगेटिव का लगेगा इधर, तो यहाँ साइन लगेगा नेगेटिव का क्योंकि ये रिलीज एनर्जी है। नेगेटिव साइन बताता है रिलीज एनर्जी है। कैसे रिलीज एनर्जी है? इन्फिनिटी पर टोटल सिस्टम की एनर्जी होती है ज़ीरो, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं। और जब हम इसको इन्फिनिटी से इसके क्लोज ला रहे हैं, ज़ीरो एनर्जी है, तो अट्रैक्शन की वजह से सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती जाएगी। अब ज़ीरो में से कुछ एनर्जी रिलीज होती जाएगी, ज़ीरो में से एनर्जी रिलीज हो रही है तो नेगेटिव आ जाता है, तो टोटल एनर्जी भी नेगेटिव आएगी। और ये भी हम मेनली तो फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पढ़ लेते हैं, वहाँ एक्सप्लेन भी होगा और अच्छे से। तो ई टोटल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv², और प्लस माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ये हो गई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हमने पॉस्टुलेट नंबर 3 में पढ़ा था mv² इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाई आर, ये रिलेशन हम कर चुके हैं। तो इस mv² की जगह हम रख सकते हैं 1/2 जेड ई स्क्वायर बाई आर माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ओ, यहाँ एक के रह गया, के, तो आपके पास आया माइनस 1/2 के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ये रिलेशन आया, ये टोटल एनर्जी आई। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, और टोटल एनर्जी है हमारे पास माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। तो इससे हम एक पहली बात तो पोटेंशियल, काइनेटिक और टोटल एनर्जी का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ई टोटल बाई काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया हमारे पास? -1। ई टोटल बाई पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया हमारे पास? 1/2। और काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? -1/2। ये एक हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ यूज़ करेंगे। हम रेडियस ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, रेडियस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पर इस जगह पर रेडियस की वैल्यू रखते हैं जो हमने प्रीवियसली निकाली थी, बॉक्स में बंद किया था, ये वैल्यू, तो हमें टोटल एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास हो गया अब ई टोटल इज इक्वल्स टू माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर की वैल्यू। अब आर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 1/r है, तो 1/r है यानी रेसिप्रोकल रखना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल रखेंगे तो 4 पाई स्क्वायर m जेड ई स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। और अगर हम यहाँ इन्हीं कॉन्स्टेंट्स को देख लें, यहाँ 2 से 2 कैंसिल भी होगा, 4 कैंसिल होगा, ये। तो अब आपके पास ई टोटल बनेगा यहाँ पर माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू बाकी कांस्टेंट वैल्यू हो गई, जैसे 2 पाई स्क्वायर इंटू m
इंटू ई रोज टू द पावर 4 इंटू पाई स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब अगर हम इनको देखें तो ये सब कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट हमारे पास आता है ई टोटल इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ई नॉट की वैल्यू कितनी है? ई नॉट की वैल्यू है हमारे पास 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 जूल पर एटम। आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हैं। ई नॉट इज इक्वल्स टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ई नॉट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से किलो जूल पर मोल में, तो ये आती है 1312 किलो जूल पर मोल। इसमें से कोई भी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं प्रोवाइडेड आपको ऑप्शन या आपको कैलकुलेशन किस में करनी है। एन की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जेड भी एटॉमिक नंबर है तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन नंबर है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम इसी को थोड़ा और इलिस्ट्रेट करें तो जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल हाइड्रोजन के लिए। ये n इज इक्वल टू 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन एटम, राइट। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, फर्स्ट एनर्जी लेवल पर है, फर्स्ट एनर्जी लेवल पर है, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल पर है तो n की वैल्यू हो गई हमारे पास 1 और z क्योंकि हाइड्रोजन एटम है 1, तो E1 की वैल्यू आई आपके पास माइनस ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अगर हम माइनस 13.6 लिख दें यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो z की वैल्यू 1 का स्क्वायर, n की वैल्यू 1 का स्क्वायर, आंसर आ गया माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। E2 की वैल्यू निकालें, सेम हाइड्रोजन एटम में, तो माइनस ई नॉट इंटू जेड तो 1 ही रहेगा लेकिन n की वैल्यू 2 का स्क्वायर, तो ये हो गई माइनस 13.6 बाई 4, माइनस 3.4। E3 की वैल्यू निकालें तो माइनस 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर यानी माइनस 13.6 डिवाइड बाई 9। ये वैल्यू आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो अगर हम देखें अब यहाँ पर E1 है माइनस 13.6, E2 है माइनस 3.4, E3 है माइनस 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एज सच अगर हम नेगेटिव मैग्नीट्यूड के हिसाब से चलें तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे नेगेटिव मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है यानी एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल इज लेस देन सेकेंड, इज लेस देन थर्ड एंड इज फोर्थ एंड सो ऑन। तो हमारा इसी में पॉस्टुलेट हो गया ऑन मूविंग अवे फ्रॉम न्यूक्लियस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेल इंक्रीजेस, बढ़ती चली जा रही है, एनर्जी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे। नेगेटिव मैग्नीट्यूड देखिए कम होता चला जा रहा है। और अगर हम यहाँ पर डेल्टा E1 लें यानी E2 माइनस E1, तो E2 है हमारे पास माइनस 3.4 माइनस E1 माइनस 13.6, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 10.2। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है उसको देख लेते हैं। अब डेल्टा E2 कितना आ जाता है हमारे पास, E3 माइनस E2। E3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, लगभग 1.5 है, माइनस में माइनस 3.4, तो अब वैल्यू लगभग आ जाती है हमारे पास प्लस
1.9 के आसपास। कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा। तो पहला एनर्जी गैप आपको कितना मिला, 10.2 का। उसके बाद जो एनर्जी गैप मिला वो मिला आपको सिर्फ और सिर्फ 1.9 का। उससे आगे चलेंगे तो एनर्जी गैप और कम हो जाएगा, उससे आगे चलेंगे तो एनर्जी गैप और कम हो जाएगा। मतलब अगर ऑप्शन आता है कि डेल्टा E1 बड़ा है या डेल्टा E2 बड़ा है, तो डेल्टा E1 इज ग्रेटर देन डेल्टा E2 इज ग्रेटर देन डेल्टा E3 इज ग्रेटर देन डेल्टा E4। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, डिफरेंस पूछा है या एनर्जी पूछा है। एनर्जी कम है फर्स्ट की, सेकंड की ज़्यादा है, थर्ड की और ज़्यादा हो गई, फोर्थ की और ज़्यादा हो गई। तो डिफरेंस इन एनर्जी कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाएंगे ये शेल ऑलमोस्ट एक दूसरे में मर्ज होने लगेंगे, ये एकदम पास पास आ जाएंगे इस तरीके से। तो डिफरेंस कम होता चला जाएगा। इस तरीके से हम रेडियस निकाल सकते हैं। अब इन्हीं को हम अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में है, हाइड्रोजन है और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, और हमें इसे कहीं इन्फिनिटी पर ले जाना है, तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इन्फिनिटी पर ले जाते हैं तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाती है यहाँ पर 0। और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं आयनाइजेशन, जब हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बिल्कुल दूर ले जाएं। तो फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो E इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू z² बाई n², यानी -13.6 इंटू z की वैल्यू 1 का स्क्वायर बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो मुझे एक रेडिएशन यहाँ देना है, ऐसे मैंने कोई रेडिएशन दिया यहाँ, इतना रेडिएशन के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होकर यहाँ पहुँच जाए, यानी उसकी टोटल एनर्जी इतनी हो जाए। -13.6 तो ये रिलीज्ड एनर्जी थी जो निकल गई थी, इसी वजह से ये बॉन्डेड है यहाँ पर। मुझे इसको इतना एनर्जाइज करना है इलेक्ट्रॉन को कि इन्फिनिटी पर पहुँच जाए, तो सर्टेनली रेडिएशन के थ्रू मुझे +13.6 एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की देनी चाहिए यहाँ पर, इतनी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि जैसे ही इतनी एनर्जी मिलेगी अट्रैक्शन फोर्स इन दो का ख़त्म होगा और ये इन्फिनिटी पर पहुँच जाएगा, जहाँ इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। तो आयनाइजेशन एनर्जी कितना हो गया, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में नहीं सेकंड शेल में है, हाइड्रोजन में, यहाँ है इलेक्ट्रॉन, और हमें इसे फिर से कहाँ पहुँचाना है, इन्फिनिटी पर पहुँचाना है। यहाँ एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। फिर से एक रेडिएशन आएगा ऐसे, और ये रेडिएशन इतनी एनर्जी देगा कि ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये जो एनर्जी रिलीज है अट्रैक्शन फोर्स है, उसको ओवरकम करके इन्फिनिटी पर पहुँच जाए, मतलब टोटल एनर्जी 0 हो। तो मुझे यहाँ रेडिएशन के थ्रू कितनी एनर्जी देनी होगी, +3.4। अब टोटल एनर्जी होगी 0, इलेक्ट्रॉन पहुँच गया यहाँ पर। तो कंक्लूजन इन दो एक्सपेरिमेंट से या दो न्यूमेरिकल से निकला कि जितनी भी टोटल एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही माइनस में है। जैसे टोटल एनर्जी है हमारे पास -13.6, तो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी -13.6। वैल्यू कितनी हो गई, 13.6। तो जितनी इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी कैलकुलेशन में आती है, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आपको देनी होगी आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। जैसे अगर हमारे पास मान लो इस बार हीलियम आयन है, हीलियम प्लस, और इलेक्ट्रॉन इस बार फर्स्ट शेल में ही है, यहाँ एनर्जी निकालनी है n = 1 पर। तो E1 = -13.6 इंटू z² बाई n²। अब E1 हो गया -13.6 इंटू z की वैल्यू 2 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर, तो वैल्यू हो गई -13.6 इंटू 4।
-54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इतनी वैल्यू होगी। तो हमें अगर पूछा कि आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, आयनाइजेशन मतलब इसको इन्फिनिटी पर पहुंचाना, तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी देनी होगी, एनर्जी देनी होगी +54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी माइनस ऑफ माइनस 54.4, वैल्यू हो गई +54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इतनी एनर्जी हमें देनी होगी। और अब अगर हम इसी को थोड़ा सा और बात करें तो हम इसको बाइंडिंग एनर्जी की टर्म में भी कह सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी की टर्म में, बाइंडिंग एनर्जी की टर्म में कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है और इसके सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो कितनी फोर्स या कितनी एनर्जी से ये बंधा हुआ है, वही डिपेंड करता है। जैसे इस बार हीलियम लिया हमने और n = 1 लिया, तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन ने की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी है -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी हमने कैलकुलेट की थी पर एटम। तो यही इसकी बाइंडिंग एनर्जी है, मतलब इतनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस बंधे हुए हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट एज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम वैल्यू होगी, सिमिलर वैल्यू। और इसे आयनाइज करना है तो आपको इतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसी पॉस्टुलेट को अगर हम कंटिन्यू करें तो बोर कहता है कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, और यहाँ घूमते समय वो कोई एनर्जी एमिट नहीं करता, कोई एनर्जी एमिट नहीं करता, तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट, या जिसको हम कहते हैं स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट होगी। तो ग्राउंड स्टेट या स्टेशनरी स्टेट की डेफिनेशन हो गई द सर्कुलर ऑर्बिट, द ऑर्बिट in which electron revolve without losing any energy, बिना किसी एनर्जी के लॉस किए हुए घूम रहा है अगर इलेक्ट्रॉन, तो वो उसकी स्टेशनरी स्टेट होगी। और अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें, जैसे अगर हमने मान लो लिया हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम का ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, उसके ऊपर थर्ड शेल एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है और यहाँ घूमते समय वो कोई भी एनर्जी एमिट नहीं करता, तो ये इसकी हो जाती है ग्राउंड स्टेट या स्टेशनरी स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन को अगर आपने एनर्जाइज कर दिया, एनर्जी दी, लेकिन इतनी एनर्जी दी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच पाया, सिर्फ यहाँ तक, तो नेचुरली आपको इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी देनी होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। यहाँ की एनर्जी कितनी है -13.6, और यहाँ की एनर्जी कितनी है -3.4। तो ये एनर्जी गैप आपको भरना होगा। एनर्जी गैप कितना आया था हमारे पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम किसी रेडिएशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दें, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होकर यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन इस समय इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज्ड है। और इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जाइज है यहाँ पर, तो यहाँ पर घूमते घूमते वो एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, और घूमते हुए एनर्जी एमिट करेगा, तो फाइनली लौट कर यहाँ आ जाएगा अपनी ग्राउंड स्टेट पर। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करे वो उसकी ग्राउंड स्टेट नहीं होगी, वो उसकी होगी एक्साइटेड स्टेट। तो दिस इज एक्साइटेड स्टेट। और n = 1 को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, n = 2 को एक्साइटेड स्टेट, n = 3 को भी हम एक्साइटेड स्टेट। इसको हम फर्स्ट
एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, या सेकेंड एनर्जी लेवल। n इज इक्वल टू 3 को हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट या थर्ड एनर्जी लेवल। तो इफ हमारा इलेक्ट्रॉन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है, किसमें है? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, यानी n इज इक्वल टू 3 में है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन। अब लिथियम प्लस 2 आयन यानी Z हो गया हमारा 3 और n भी 3, तो E3 इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस ई नॉट इंटू जेड की वैल्यू हो गई 3 का स्क्वायर, n की वैल्यू भी हो गई 3 का स्क्वायर, मतलब आ गया माइनस ई नॉट, दैट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये एनर्जी आ गई। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जीज को। तो एनर्जी का पॉस्टुलेट सबसे बड़ा पॉस्टुलेट है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन जिस टेंजेंशियल वेलोसिटी से घूम रहा है उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो नेक्स्ट आ गया कैलकुलेशन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे करें? तो हमारे पास हाइड्रोजन लाइक एटम की वेलोसिटी की कैलकुलेशन के लिए हम पुरानी इक्वेशंस को ही रीअरेंज करते हैं। पुरानी इक्वेशंस को ही हम रीअरेंज करते हैं। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन थी, सबसे पहली इक्वेशन थी mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंशन। दूसरा था kz, दूसरी थी kz ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, राइट। तो हमें इन दो इक्वेशंस को यूज़ करके वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब वेलोसिटी की वैल्यू हम कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करें? तो सबसे पहले तो हम इन दो इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। और जब इन दो इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वेलोसिटी कैसे निकालें। तो देखिए हमारा आर स्क्वायर आर कैंसिल हो गया, तो आर कितना हो गया हमारे पास? आर हो गया हमारे पास के जेड ई स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर। इस इक्वेशन को, 3 इक्वेशन को हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई एम वी इंटू वी। ये इक्वेशन नंबर 4 हो। अब हमारे पास इक्वेशन 4 से लिख सकते हैं एम वी आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई वी। इक्वेशन 5 हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5 एल एच एस सेम है, आर एच एस भी सेम होंगे, तो हमारे पास रिलेशन आ गया एन एच अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई वी, और यहाँ से v बन गया हमारे पास के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच इंटू 2 पाई। अब यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल टर्म है z और n, बाकी सब कांस्टेंट है, तो v इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू जेड बाई n, ये रिलेशन आ गया, जहाँ v नॉट की वैल्यू है हमारे पास 2.188 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू है। तो सीधी सी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिंपल फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉस्टुलेट में आएगा अब हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस।
of the electron in the orbit per second, यानी हम निकाल रहे हैं यहाँ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कैलकुलेशन के लिए कैसे कैलकुलेट करें, दो तरीके से बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास है ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या यहाँ घूम रहा है, कहीं पर भी घूम रहा है, उस ऑर्बिट में आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 या v इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 इंटू m इंटू r। और अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें तो फ्रीक्वेंसी होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय द सरकमफ्रेंस, यानी जितना उसने टाइम लगाया। सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट, ये हो गया। पर सेकंड निकालना हो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी निकालना हो। अब हमारे पास वेलोसिटी कितना हो गया v और सरकमफ्रेंस हो गया 2πr। तो हमारे पास v का फॉर्मूला भी है और r का फॉर्मूला भी है। v है हमारे पास v नॉट इंटू जेड बाई एन और r है हमारे पास r नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बाई जेड। और v नॉट की वैल्यू भी है और r नॉट की वैल्यू भी है। तो जब हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे न्यू, तो ये आएगा कांस्टेंट न्यू नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, और न्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 6.66 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो इस फॉर्मूले से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। और अगर आपसे कहा जाए टाइम पीरियड निकालिए, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 1 फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं और टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम टाइम पीरियड निकालें या फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, अगर अब हम फ्रीक्वेंसी निकालें यानी टाइम टेकन फॉर 1 रिवोल्यूशन, अगर हम टाइम टेकन फॉर 1 रिवोल्यूशन निकालें, 1 रिवोल्यूशन, तो अगर हमें समय निकालना हो तो E इज इक्वल्स टू माइनस E1 बाई एच इंटू 2 बाई एन क्यूब, ये फॉर्मूला होता है जिसकी हमें बहुत कम ही ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट कर लेते हैं आसानी से। और कुछ पॉइंट्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं या फैक्ट्स हैं। E इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये हमने किया था, जहाँ ई नॉट की वैल्यू आती है हमारे पास अलग अलग वैल्यूज़ हैं, जैसे 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। आगे आएगा वैसे ये, लेकिन इसको हम RH भी लिखते हैं। RH कांस्टेंट है और जिसको हम रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिडबर्ग कांस्टेंट इन जूल्स। कई बार हमें E इज इक्वल्स टू माइनस RH इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर का फॉर्मूला भी मिलता है। अब यहाँ R है तो रिडबर्ग कांस्टेंट ही, रिडबर्ग कांस्टेंट ही है, लेकिन ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1096600 मीटर इनवर्स। H प्लैंक्स कांस्टेंट और C इज द
वेलोसिटी ऑफ लाइट 8 मीटर पर सेकेंड। तो इन फॉर्मूले को भी कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है या पूछ लिया जाता है। वैल्यू वही आती है, अगर आप सबको मल्टीप्लाई करें जूल्स में निकालें तो सेम वैल्यूज आएंगे, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो अगर हम इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू माइनस ई नॉट ही आएगी। मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू, रिडबर्ग्स की वैल्यू, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आगे हम चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने सब पढ़ा वो सब है बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट। जैसे अब एक हम न्यूमेरिकल करें, एक न्यूमेरिकल, इफ फर्स्ट excitation energy for hydrogen like sample is 24 electron volt, then binding energy in third excited state is A option 2 electron volt, B option 3 electron volt, C option 4 electron volt और D option 5 electron volt। इसमें से क्या सही होगा? तो आपसे कहा है कि हमारे पास हाइड्रोजन लाइक सैंपल है, मतलब हमें पता नहीं क्या है, लेकिन हाइड्रोजन लाइक सैंपल है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और वो होगा n इज इक्वल टू 1। और जब हम उसको यहाँ से यहाँ ले गए यानी n इज इक्वल टू 2 में ले गए तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ी? वहाँ एनर्जी देनी पड़ी हमें 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि n1 की वैल्यू हमारे पास है, n2 तक इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ तक पहुँचने में 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया। अब अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन क्या कहता है? वो कहता है डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। E2 कितना है हमारे पास? माइनस E नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस E नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर। और अगर अब हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस E नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई 4 प्लस E नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई 1, या फिर E नॉट इंटू जेड स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा हमारे पास 1 माइनस 1 बाई 4। ये हो गया हमारे पास E नॉट इंटू जेड स्क्वायर इंटू 3 बाई 4, ये वैल्यू आ गई। अब हमने उसको थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ले गए। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया n इज इक्वल टू 4। थर्ड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास फॉर्मूला होगा E4 का। बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है आपको, कितनी एनर्जी से वो बंधा है। तो ये होगा माइनस E नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, और अगर यहाँ से आप E नॉट निकालें इस वैल्यू से तो ये होगा 24 इंटू 2 बाई 24 इंटू 4 बाई 3 इंटू जेड स्क्वायर, ये वैल्यू है। तो E नॉट की वैल्यू हम प्लेस कर सकते हैं, तो ये हो गई माइनस 24 इंटू 4 बाई 3 इंटू जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर। और जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लगभग आंसर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में, यानी इतनी बाइंडिंग एनर्जी है। तो बाइंडिंग एनर्जी का ऑप्शन हो गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब ये जो डेल्टा ई है विच इज़ जनरली डिफरेंस ऑफ एनर्जी E2 माइनस E1, प्लैंक्स कांस्टेंट के अकॉर्डिंग इसको हम hc बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं, या डेल्टा E इज़ इक्वल टू h न्यू भी लिख सकते हैं, और न्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा E बाई h भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये बोर्स मॉडल से आ रहा है तो इसीलिए इसको हम बोहर्स फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, बोहर्स फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ये कुछ मेजर पॉस्टुलेट थे। अब हम उसके बाद करेंगे रेडबर्ग इक्वेशन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।